हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट 2023 के लिए नेशनल मूवमेंट को देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो हम डाल चुके हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय 1974 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। 1786 के एक्ट अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के साथ एक व्यापारिक अधिकार बना था, वह चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त अधिकार खत्म कर दिए गए। अब सभी एकाधिकार सबको प्राप्त हो गया और सभी लोग अधिकार के तहत आ सके व्यापार कर सकते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसके अंतर्गत चीन और जो चाय के व्यापारिक अधिकार थे उसे भी समाप्त कर दिया गया था। 1833 अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस की बात किसमें की गई थी? 1861 काउंसिलिंग एक्ट के अंतर्गत। यह अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ माउंटफोर्ड माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यूपीएससी। वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया।
भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। नेक्स्ट देखें हम लोग, राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्धा में 9 से 14 जुलाई तक 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद जी कर रहे थे। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि की गई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखें, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव को आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य जो नेता थे महत्वपूर्ण, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किसके समय होता है? ये होता है लॉर्ड वेवेल के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस गुप्त रेडियो प्रसारण किया गया, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनकाल उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। जब यह हजारीबाग से भागे तो उस दिन दीपावली का दिन था, दीपावली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1940 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम किया। सतारा महाराष्ट्र अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो सतारा की जो सरकार महाराष्ट्र की थी वह सबसे लंबी समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई वी चौहान और नाना पाटिल थे।
बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन बना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेक्स्ट पॉइंट देखें। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग ने भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाते थे। अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल परिवहन विभाग सौंपा गया। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्यों शहीद अली ज़हीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खान को हटाना पड़ा। 16 अगस्त 1946 के तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटिश युग में जेवी मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहते हैं। स्वतंत्रता होने के बाद भी लोकसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं जेवी मावलंकर। वो इस पद पर 1952 से 56 तक भी बने रहते हैं। जेवी मावलंकर ने 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन
स्टेट की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि अंतरिम सरकार की जो भागडोर है वो जिन्ना के हाथ में दे दी जाए ताकि सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भारतीय विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुचेता कृपलानी ने गाया था। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे। श्री राजागोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट किया था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज का ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पर्रिकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब विविध टॉपिक को देखेंगे। अमार सुनार बंगाल के गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त ने की थी। मैथिली शरण की अन्य प्रमुख रचनाओं को देखें तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ आदि थे। नेक्स्ट देखें हम लोग तो 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1896-67 ने भीषण रूप लिया। इस अकाल को प्रकोप का समुद्री या कैलिमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल 1866 से 67। GV मावलंकर ने जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष जिन्हें औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनल का महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा, आज़ादी हमारा पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनकार फ्रैंक मोरिस। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। पट्टाभी सीतारामैया वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उसके लेखक। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, इनिबेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनिबेसेंट कॉमनवेल्थ, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, जयप्रकाश नारायण, ट्वेंडर्स स्ट्रगल, वैक्टोय, स्प्रिंगिंग टाइगर,
फिलिप टॉलबॉट, एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, धर्मवीर भारती, अंधा युग, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी की फेमस है, और हिंद स्वराज और यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास, सुनील गावस्कर, रन्स एंड रूइंस, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया के कैथरीन मेयो की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एन नेशन इन मेकिंग, इंदिरा गांधी, इटर्नल इंडिया, जो 1929 में श्रम के लिए आयोग बना था, उसमें J.H. हिटेकल इसके अध्यक्ष हुए थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। शीत युद्ध का काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कूटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जुद्दूनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। नेक्स्ट देखा जाए तो भारत का में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवाद सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी उद्योग के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा, टोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि में 17 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू संसद के सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह की मृत्यु में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषि दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को कृषि दिवस किसके उपलक्ष्य में? चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर। नेक्स्ट देखें, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न किया गया था। नेक्स्ट देखें, इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की स्थापना ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट देखें हम लोग, 5 सितंबर 1997 मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव सिरिमावो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। सिरिमावो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो वर्ष 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन के लियांग प्रांत की निवासी साइलून ने 1905 ईस्वी में कागज़ का निर्माण किया। प्रमुख व्यक्तित्व के लोकप्रिय उपनाम देखेंगे अब हम लोग। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी,
वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जवाहरलाल नेहरू। शहीद आज़म भगत सिंह। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। स्वर कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, उड़न परी PT उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तृतीय हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फीवरर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे पूर्व की वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ें जिसमें समस्त वीडियो पिट से रिलेटेड दी गई हैं। धन्यवाद।